प्रशिक्षण वर्ग में अगर यही होगा तो शेष कार्यक्रमों में तो होगा ही। ये प्रशिक्षण वर्ग किए ही इसलिए जाते हैं। जैसे माननीय संतोष जी बता रहे थे मोबाइल्स को लेकर के, हम अगर अनुशासन नहीं सीख पाएंगे और अनुशासन की पहली शर्त समयबद्धता नहीं सीख पाएंगे तो संगठन जो आपका व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता है, इस कार्यक्रम का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। आप सब राजनीतिक क्षेत्र में सफल हैं, आप सब संगठन के काम करते हैं, आप सब विधायक सांसद बनते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संगठन के विचार प्रवाह, विचार भाव से आपको अवगत कराना और संगठन के अनुशासन से आपको जोड़ करके चलना। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए शरीर के माध्यम से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो हम सब जितने कार्यकर्ता हैं, यह शरीर के विभिन्न अंग उपांग, चमड़ी, आँख, नाक, कान, गला होते हैं। शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रल कार्ड से लेकर के अन्य 206 हड्डियाँ, ये संगठन का संगठन होता है। और जो शरीर का दिमाग और नर्व कोशिकाएं होती हैं, जो नीचे तक क्या करना है क्या नहीं करना है इस विचार को लेकर जाती हैं, पानी दीजिएगा, वो हमारा जो वैचारिक तंत्र है वो शरीर की नर्व कोशिकाएं होती हैं। हम अगर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, हम भी जानते हैं कि एक पशु और एक व्यक्ति में क्या अंतर होता है, एक आम नागरिक और एक भाजपा के कार्यकर्ता में क्या अंतर होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम धर्मा ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समाना। हमारे और उनके बीच का जो अंतर है वो धर्म है। धर्म अर्थात हमारा राजनीतिक धर्म फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्म है। हमारे जीने का, सिर्फ काम करने का नहीं, हमारे जीने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य एक नागरिक के रूप में आपका जो भी होगा हुआ करे। एक कार्यकर्ता और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य शामिल होता है, तब हम जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। अगर ऐसे कार्यक्रमों में भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर ऐसे कार्यक्रमों में भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आ पाएगा कि 10 बजे का मतलब 9:55, 10 बजे नहीं, तो बाहर चल के जिन कामों को हम करना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में, ये सत्ता हमें निजी भोग और लाभ के लिए नहीं बदली है। ये सत्ता हमें लोगों के विचारों को बदलने के लिए, लोगों को पूरी तरह भारत के समर्पित करने के लिए और भारत के परिप्रेक्ष्य हित में काम करने के लिए बनी है। और इसलिए अगर हम स्वयं समर्पित नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम दूसरों को कोई प्रेरणा दे पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहूँ तो उन लोगों के नाम ले सकता हूँ जो बाद में आए हैं, नाम नहीं लूँगा, सब समझ रहे हैं। प्रयास होना चाहिए हमारे जीवन में, इस कार्यक्रम में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपने जीवन में भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे अनुशासित हों, हमारे बच्चे हमारे प्रति अच्छा भाव लेकर चलें, तब भी हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आप आचरण करेंगे आपके बच्चे वैसा ही सीखेंगे। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप अपने घर के अंदर जो आचरण करते होंगे, आपके बच्चों में आपके आचरण के अतिरिक्त कोई चरित्र जाने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने अभी वंदे मातरम का 150वां साल मनाया है। क्या ऐसे ही इवेंट के लिए मना दिया था? सिर्फ एक कार्यक्रम करना था इसलिए कर दिया था? संगठन अगर कोई चीज़ सामने लाता है देश और समाज के सामने, तो उसके पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि होती है और एक निश्चित उद्देश्य होता है। हम पूरे देश में वंदे मातरम को स्थापित करना चाहते हैं कि वंदे मातरम के माध्यम से हम नागरिकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के प्रति एक समर्पण का भाव पैदा करेंगे। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के बैठकों में जाता हूं और मैं उनको वंदे मातरम गाते हुए नहीं सुनता हूं तो मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं। और आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजे हुए कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं।
अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, मैं देख रहा था आप लोगों को किसके वोट चल रहे हैं और किसके नहीं चल रहे हैं। अगर हमारा बहुसंख्यक कार्यकर्ता वंदे मातरम ही नहीं जानता, हमारा बहुसंख्यक कार्यकर्ता अगर ऊंची आवाज में वंदे मातरम को गा नहीं सकता है, तो हम कैसे माने कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और संगठन को लेकर के सचमुच समाज के सामने मजबूती के साथ जाता होगा। हमारी सरकार ने एक आदेश निकाला है, देश के हर संस्थाओं में जहां कहीं भी राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रगान के पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, और वंदे मातरम अधूरा नहीं, 2 लाइन का नहीं, पूरे 6 छंदों का गाया जाएगा। अब कल अगर कोई मीडिया आपके पीछे लग जाए और आपसे कह दे कि लाओ वंदे मातरम गा के दिखाओ, तो जो मैंने यहां देखा है उसके हिसाब से हमारी स्थिति बड़ी हास्यास्पद बनेगी। तो पहली चीज ये है मित्रों, हम में से हर एक को वंदे मातरम पूरा याद करना चाहिए। याद करेंगे? पक्का? कब तक? मैं 5 तारीख को फिर आने वाला हूं, बहुत समय है ये 5 तक का, अभी 26 तारीख है, 5 को आऊँगा, आप सब बैठेंगे, आप में से अधिकांश बैठने वाले हैं। मैं आप सबको वंदे मातरम खुली आवाज़ से, मुंह खोल करके और भक्ति भाव से गाते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है मित्रों? 1951 में जब पहला चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ को यूँ कहिए, 3 सांसद मिले थे। इस बात का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उस समय विधायक कितने मिले थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 1650 या 1660 के आसपास विधायक हैं। हम 303 की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, भले ही आज 240 हैं, कुछ परिस्थितियां रही होंगी। आज देश के 22 ऐसे प्रांत हैं जिनमें से 16 ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और 6 ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की मिलकर के एनडीए के नाम पे सरकार चल रही है। यह 3 सीट से लेकर के 22 राज्यों तक की यात्रा। इस देश में 16 ऐसे प्रांत हैं जहां सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, किसी और की है ही नहीं। हम आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। यह जो हमारी 3 से यात्रा शुरू हुई है और बहुत से ऊपर नीचे होते हुए बीच में 1984 का दौर भी आया था जब हम 2 सीट पर आ गए थे। न हम हताश हुए, न हम निराश हुए, न हम परेशान हुए, न हम थके, न हम रुके। हम लगातार बढ़ते रहे और धीमे धीमे हमारी स्थिति आ गई। ये किस लिए आ गई? ये आ गई आप कार्यकर्ताओं की निष्ठा, आपके समर्पण, आपकी मेहनत के आधार पर, हमारे संगठन की जो ताकत है उसके आधार पर, और जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बैनर, किसी प्रधानमंत्री की फोटो है क्या यहाँ? दिख रही है आपको? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रांतीय अध्यक्ष की फोटो है इसमें? दिख रही है आपको? हमारे कर्नाटक के किसी पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो आपको दिख रही? क्यों नहीं है? इसलिए कि संगठन यह मानता है कि हम सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे स्थान, परिस्थिति, हमारे व्यक्तित्व के आधार पर हम आज यहाँ नीचे बैठे हैं, कल हम ऊपर बैठा दिए जाते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बदलती रहती है, लेकिन जो हमारी रीढ़ की, जो हमारी वस्तुतः सुषुम्ना नाड़ी है, वह हमारा विचार प्रवाह है, हम जिसको कभी नहीं बदलते हैं। और इसलिए हम उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चलते हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक वैचारिक प्रवाह दिया है। आप कल्पना करिए, आज तो आपके पास सब कुछ है, उस समय क्या था? मैं तो उस समय नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता हूं मैंने बड़ा त्याग और बलिदान किया है, लेकिन जिन लोगों ने उस समय किया है, बाहर अभी एक व्यक्ति, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जगन्नाथ राव जोशी की बात कर रहे थे। जब 1964 में उन्होंने गोवा की यात्रा किया तो मेरे पिताजी उनकी यात्रा के साथ गए थे। तो यह जो गोवा की यात्रा है, या जो जम्मू कश्मीर की यात्रा है, या जो बेरूबारू की यात्रा है, इन यात्राओं को करने वाले लोग कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। आप जैसे सामान्य स्वयंसेवक थे, और उन संघर्षों से गुजर करके हम आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आगे भी बने रहें, हमारा विकास लगातार होता रहे,
और सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के माध्यम के लिए हम सत्ता को पाने का प्रयास करें। अगर ये लक्ष्य हमारे दिल और दिमाग में साफ होगा तो हमें समझना चाहिए वृक्ष वही आगे बढ़ता है जो अपनी जड़ से जुड़ता है। हमें अपनी जड़ से जुटना होगा, अपनी विचारधारा से जुटना होगा। हमारे गीता में एक श्लोक है, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, अथ केनम प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वासनेय बलादेव नियोजित। ऐसा क्यों होता? अगर किसी व्यक्ति के बारे में वो पूछ रहे थे, मैं उसको भाजपा के बारे में बदल देता हूँ। ऐसा क्यों है कि भाजपा का कार्यकर्ता न चाहते हुए भी किसी परिस्थिति, किसी दबाव में वैचारिक रूप से कमजोर होकर के इर्द गिर्द चला जाता है? यही प्रश्न था। वो प्रश्न व्यक्ति के बारे में था। इस प्रश्न को आप राजनीतिक रूप से परिभाषित कर दें तो यह भाजपा के उन कार्यकर्ताओं, उन दुर्भाग्यशाली कार्यकर्ताओं के रूप में है जो एक ऐसे परिवार के सदस्य थे जहां राष्ट्रीय संगठन मंत्री आपको यहां बैठ करके गीत गाने की कला सिखाता था, उसके बाद भी वो अपनत्व और प्रेम की भावना का एहसास नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्ध भव महासनो महापापना विद्व में नहीं वैरिडम। ये जो काम है, ये जो राजनेताओं की भूख है, जो वासना है, जो इच्छा है कि हम दुनिया की सर्वोच्च ताकत बनेंगे और हम नहीं बनेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, हम आक्रोश प्रकट करेंगे, हम विरोध प्रकट करेंगे, यह जो दो भाव हैं वो हमारे व्यक्तित्व हनन के लिए, हमारे चरित्र हनन के लिए और हमारे वैचारिक स्खलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत लंबा उसका प्रतिवाद है, लेकिन रास्ता एक ही है। तस्मात् त्वम् इंद्रियार्यादौ नियम्य भर्तः सब पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, नियमों के साथ जीना सीखना होगा, हमारे मन में जो कलुषित पाप आते हैं उन्हें छोड़ना होगा, और जो वैचारिक ज्ञान आपको संगठन देता है उस वैचारिक ज्ञान के आधार पर अपने संगठन में पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के काम करना होगा। और वैचारिक ज्ञान बहुत सीधा है, बहुत लंबी लंबी परिभाषा आपको जानने की जरूरत नहीं। दीनदयाल जी की एक छोटी सी कहानी है, दीनदयाल जी ने खुद लिखी है। वो एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे, मैंने कभी हो सकता है आप लोगों को सुनाई भी हो या ऐसा वर्ग न हुआ हो तो मैं नहीं कह पाया हूँ। दीनदयाल जी कहीं जा रहे थे, एक आदमी बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। दीनदयाल जी ने उसको रोका, कहा ये साइकिल तुम्हारी है? बोला हाँ। कहा कब से है? कहा 25 साल से। कहा ये साइकिल तुम्हारे पास 25 साल से है? बोला हाँ। कहा इसका पैडल कभी तुमने बदला नहीं? बोला नहीं, पैडल तो बार बार टूटता है, बार बार बदलता हूँ। पैडल माने समझ रहे हैं ना, जिस पे मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए। फिर उन्होंने कहा ये तुम्हारी गद्दी तब से है? बोले नहीं, गद्दी भी बहुत बार टूट चुकी, मैं बदलता रहता हूँ। बोले जो घंटी तुम बजाते हो ये कब से है? कहा ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाई क्या तुमने? घंटियाँ तो न जाने कितनी बार ख़राब होती हैं, बदलते हैं। और पूछा ये जो पीछे कैरियर है वो? कहा कैरियर तो न जाने कब चोरी हो चुका। कहा ये जो सीख की पहिया है, साइकिल के पहिए की सीख है वो? कहा वो तो हमेशा टूटती है, मैं बनवा लेता हूँ। तो दीनदयाल जी ने कहा तुम्हारा पहिया टूटता रहता है, तुम्हारा गद्दी टूटती रहती है, तुम्हारा पैडल टूटता रहता है, तुम्हारी घंटी टूटती रहती है और तुम कहते हो 25 साल से है। तो इसमें 25 साल से है क्या? साइकिल वाले ने कहा 25 साल से इसकी धुरी है, यह वो धुरी है जिसके ऊपर पूरी साइकिल चलती है और जिसको मैंने कभी नहीं बदला। दीनदयाल उपाध्याय इसी धुरी को चीटी कहते थे। क्या कहते थे? इसी को कहते थे कि हमारी विचारधारा का केंद्र, हम राजनीति क्यों करते हैं उसका उद्देश्य। सुबह इस बात की चर्चा हुई है, मैं दोहराऊंगा नहीं। देश की राजनीति अगर करनी है, देश के परिप्रेक्ष्य में करनी है, 2047 का गौरवशाली भारत पुनः बनाना है तो बिना वैचारिक अधिष्ठान के नहीं बना सकते। और तब उन्होंने जो 1952 से लेकर के 1965 तक में
13 साल उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान बनाने में लगाए थे। 1965 में जाकर वो अंतिम रूप से भारतीय जनसंघ ने स्वीकार किया और 1985 में जाकर के इसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। वह विचारधारा जो उस समय चली, वह विचारा आज तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का आधार बनी। आप माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को देख डालिए। 2014 में जब वो पहली बार आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने काम करना शुरू किया, बहुत से बड़े लोग कहने लगे थे कि क्या यह सिर्फ गरीबों की सरकार है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि हम उस विचारधारा के पोषक हैं जिसमें जब तक हम समाज में जो आर्थिक विद्वेष है, जो सामाजिक विद्वेष है, जो दूरी है, इस दूरी को हम नहीं दूर करेंगे तब तक हम वस्तुतः सत्ता का हमारे होने का लक्ष्य क्या है हम उसे नहीं पूरा कर पाएंगे। मैं उन योजनाओं को गिनाने वाला नहीं हूँ। आपका जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें एक शिविर है और वो सारी योजनाएं उसमें डिटेल में लिखी गई हैं। 1965 से लेकर के आज 2026 तक हम अकेले दुनिया के ऐसे संगठन है, दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई है ही नहीं, जो वैचारिक आधार पर इतना मजबूत हो, जो परिस्थितियां चाहे अच्छी आए, चाहे सकारात्मक आए, चाहे नकारात्मक आए, जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न किया हो। हम अकेले हैं। हम कहते हैं इस बात को, परिस्थितियां चाहे जैसी भी होंगी, चुनाव हम हारेंगे या जीतेंगे, आज होगा या कल होगा, राजनीति में हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन कभी अपने रास्ते को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। हम उसी रास्ते पर चलेंगे, वही टाइम टेस्टेड रास्ता है। और यही बात आप लोगों को मूलतः समझती है मित्रों। हम अपने वैचारिक अधिष्ठान पर ही सारा काम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी लोगों की चिंता नहीं करते। अगर हमने यह सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार है, परिवार से समाज है, समाज से देश है और देश से परमपिता परमेश्वर से हमारा आध्यात्मिक संबंध है, तो हम इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे, टुकड़े टुकड़े में नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन प्राथमिकता में हमेशा उन लोगों को रखेंगे आज़ादी के 65 सालों में जिन तक विकास की किरणें कभी पहुँच ही नहीं पाए, जो शिक्षित नहीं हो पाए, जीवन की आवश्यक सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच पाई, आदमी का शरीर था और नारकीय जीवन था। हम अपनी सत्ता के माध्यम से अगर हम उनका जीवन न बदल पाए तो हमारे सत्ता में आने का मतलब क्या है। इस आदर्श के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इसलिए हम लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। आपको लगेगा अरे मैं तो इतना जानता हूँ, न जाने कितनी बार बैठकें हो चुकी, क्या जरूरत है बार बार बैठे होने की। हम छोटे बच्चे हैं क्या जो हमको बुला के यहाँ पढ़ाया जाता है। अपने घर की गृहिणी से पूछिएगा, उसके बाद उसके घर में बर्तन होता है तो वो कितना बार धोती है। घर में आप झाड़ू कितनी बार लगाते हैं। जिस क्षण आप सावधानी हटते हैं, जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह जिस क्षण आप अपने वैचारिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उसी क्षण आप अपनी विचारधारा से स्खलित होते हैं और किसी तथाकथित विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ छल करके भारतीय जनता पार्टी से चले जाते हैं। अपनी इसे बहुत बड़ी जीत समझते हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, कुछ लोग तो एक ही साल में मुंह बना करके लौट के चले आते हैं। लेकिन संगठन में एक बार अगर आपके अनुशासन को लेकर धब्बा लग गया तो वो धब्बा फिर उचड़ेगा नहीं। मैं डॉक्टर हूँ। हम लोग को हर 5 साल में एक बार प्रशिक्षण शिविर लेना होता है। हर महीने एक बार हम लोग की कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन होती है। टीचर्स पढ़ाते हैं हमको। हर 5 साल बाद उनको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हम फिर से पढ़ाई करेंगे और धीमे धीमे वो लीगल प्राविधान जो दुनिया के बहुत सारे देशों में है, भारत में नहीं है, अभी भारत में आ रहे हैं। जब एक टीचर को, एक वकील को, एक डॉक्टर को यह सिद्ध करने के लिए जो आज से 20 साल पहले उसने पढ़ाई की थी उसको भूली नहीं है, उसको याद है, उसके जीवन में है, इसके लिए उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ स्काउट एंड गाइड के कार्यालय में बैठे हैं। आप में से कौन कौन स्काउट गाइड में रहा है? हर साल 3 दिन की ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। स्काउट गाइड जैसी संस्था जो एक नौजवान कार्यकर्ता को सिर्फ देना सिखाती, लेना सिखाती ही नहीं है। अनुशासन सिखाती है, देश के प्रति समर्पण सिखाती है, जहाँ कोई पीड़ा में हो उसकी मदद करने का भाव सिखाती है
और राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाती है, वो भी आपसे कहती है कि 3 दिन के लिए आपको अवश्य रूप से हमारे ट्रेनिंग कैंप में आना है और स्काउट एंड गाइड के सिद्धांतों को पढ़ना है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, माननीय संतोष जी को बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मेरा आप सबसे आग्रह है, इस प्रशिक्षण शिविर को औपचारिक रूप से मत लीजिएगा, इसके भाव को समझने की कोशिश करिएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार आप वैचारिक रूप से परिपुष्ट हो गए, दृढ़ संकल्पित हो गए, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। धन्यवाद।